Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट 2021 हेतु साइकोलॉजी का पेपर नंबर 42 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल मजबूत तैयारी अगर आप अपनी करना चाहते हो तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना होगा। धीरे धीरे वापस समय कम होता जा रहा है तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। एक और बात बता दूं कि ये जो 42 टेस्ट है इसके पहले के यदि 41 टेस्ट आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो जब पूरा होगा तो उसके लास्ट में 30 सेकंड पहले एक प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें ये 41 वीडियो आपको मिल जाएंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विकल्पों को देखिएगा। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिव्यक्ति में स्थिरता और समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो मित्रों बात करें बाल्यावस्था की, मतलब ये है कि बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। 3 विशेषता आपको बाल्यावस्था की मिलेगी और एक आपको बाल्यावस्था की नहीं मिलेगी, तो वही आपका राइट आंसर रहेगा। मित्रों, बालक समूह और खेलों में सहभागी रहता है, अभिव्यक्ति में स्थिरता आने लग जाती है, सामूहिकता की प्रबलता होती है लेकिन जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, बल्कि वो प्रत्येक चीज़ को जानना चाहता है जो उसके आसपास स्थित होती है। तो यहाँ जिज्ञासा की कमी ये क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके आता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो मित्रों देखिए, वाइगोत्स्की का नाम आप सभी ने सुन ही रखा होगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो बालक जो कुछ भी सीखता है वो उसके सामाजिक संदर्भ में रहकर ही सीख पाता है साथियों, समाज और संस्कृति के माध्यम से। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों तीसरा क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। वुडवर्थ, रोस, एनास्टसी और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों उपरोक्त जो परिभाषा है रीट एग्जाम में भी आ चुकी है और मैंने 1-2 बार पहले भी टेस्ट में दे दिया था। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वापस पूछी जा सकती है। तो साथियों वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रोस के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है साथियों, रोस के द्वारा। कौन सा विकल्प सही रहेगा फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में, आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। समझना प्रश्न को, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो मित्रों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वंशानुक्रम और पर्यावरण मतलब वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। संशोधन योग्य होता है, ऐसा नहीं है कि भाई विकास एक गति से ही होता रहेगा, संशोधन उसमें आप कर सकते हो साथियों, लेकिन केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित। सिर्फ संस्कृति थोड़ी और भी बहुत सारे कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि ये केवल संस्कृति से ही शासित और निर्धारित नहीं होता है, तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 में आपके सेकंड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्पों को देखिएगा साथियों। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना ही वंशानुक्रम है। तो मित्रों जो कथन सही नहीं है उसको आपको बताना है साथियों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर
तो मित्रों, पहले कथन की बात करें तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण। बिल्कुल, जो माता पिता से संतान में गुण आते हैं वो वंशानुक्रम के कारण ही आता है। विकास जो होता है वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, दोनों का परिणाम है साथियों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो भाई, जन्मजात जो विशेषताएं हैं उनका शोधन थोड़ी वंशानुक्रम, शोधन तो पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होगा। तो ये कथन क्या है, गलत है साथियों। यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 6 पर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन है आपके, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की जो मांग है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो अभिवृत्ति है, इसको प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है और पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो दो ऑप्शन तो हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों ही बाल केंद्रित के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्योंकि शिक्षक का स्वयं का महत्व आप अगर ज़्यादा दे रहे हो तो फिर वो तो शिक्षक केंद्रित हो गई, पाठ्यक्रम को महत्व दे रहे हो तो पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, लेकिन वो बाल केंद्रित कहाँ होगी। अब पहला या दूसरा, वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन है, दोनों में से फिर भी एक का चुनाव करना ही पड़ेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाएगा शिक्षा को, कि बालक का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से विकसित होगा तब, या उसकी जो मांग है, रुचि है और अभिवृत्ति है, इसको प्राथमिकता दी जाती है तब। तो साथियों, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। अब वो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास सिर्फ बाल केंद्रित के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ें भी होती है। शिक्षक भी उसमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, अन्य पाठ्यक्रम भी उसमें कार्य करता है। तो साथियों, ये सिर्फ बाल केंद्रित का नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित का मतलब है बालक की जो मांग है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो अभिवृत्ति है। यदि इन चीज़ों को आप प्राथमिकता देते हो तो वो होती है बाल केंद्रित शिक्षा। मांग मतलब जो वो चाहता है, रुचि मतलब जिस चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभिवृत्ति जैसी वो सोच रखता है, अगर वैसी ही चीज़ों को आप प्राथमिकता दोगे तभी उसको बाल केंद्रित कहा जाएगा। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है एग्जैक्टली देखें तो। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जा सकते हो साथियों कि आपके अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला है या नहीं। इसके लिए आप कमेंट बेशक कर सकते हो, बट बुक के अनुसार और मेरे अनुसार दूसरा ही राइट रहेगा। आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं वापस कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की प्रमुख धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो मित्रों, समावेशन या समावेशी शिक्षा का मतलब है जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पठन करने का मौका दिया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रमुख धारा प्रणाली में स्वीकार करना ही समावेशन या समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 7वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। साथियों, 8वां क्वेश्चन। तो साथियों, अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। तो मार्गन एवं मुर्रे का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। जो परीक्षण उन्होंने बनाया था उसका नाम बताना है आपको। शाही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और मूल्यांकन परीक्षा। तो मित्रों, अगर हम शाही डब्बा परीक्षा की बात करें तो ये हरमन रोरशा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? हरमन रोरशा के द्वारा। रोरशा शाही डब्बा परीक्षण इसको कहते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण भी मुर्रे ने नहीं बनाया, बल्कि मुर्रे ने जो व्यक्तित्व मापन हेतु परीक्षण बनाया था उसके नाम था विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा फिर प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। शाही डब्बा परीक्षण, PAT, शब्द साहचर्य परीक्षण और 16 PA परीक्षण। ये PAT नहीं है, सॉरी, ये TAT लिखा था मैंने, TAT। तो T की जगह P हो गया टाइप में थोड़ा सा। देखिएगा, व्यक्तित्व के प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो वह विधियां जिसमें अचेतन मन के आधार पर
व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है वो होती है प्रक्षेपी विधियाँ। तो टेट हुई, शब्द साहचर्य परीक्षण हुआ, शाही डब्बा परीक्षण हुआ रोरशा का, ये सभी प्रक्षेपी में आ जाती है। लेकिन 16 PA प्रश्नावली ये केटल के द्वारा दी गई थी, जो कि प्रक्षेपी नहीं है, अप्रक्षेपी है साथियों। तो यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा, क्योंकि ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 को, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? विकल्प को देखिए। सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, या जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो मित्रों, सीमित अवसर से सृजनात्मकता नहीं आएगी, उत्तर याद करने से सृजनात्मकता नहीं बढ़ेगी, समस्या का समाधान करना अभिसारी चिंतन से संबंध हो गया इसका बुद्धि से, तो ये भी नहीं, बल्कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दोगे तो बिल्कुल जिन बच्चों में सृजनात्मकता है उनमें निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। मित्रों 11वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब है प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग दर से सीखता है और एक ही चीज़ को टाइम भी ज़्यादा लेता है, कोई कम टाइम कोई ज़्यादा टाइम, इस प्रकार से। तो एक समान गति पर आप बल नहीं दोगे, कठोर अनुशासन गलत हो गया, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता है, बल्कि आप यदि उनको सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराते हो तो वो उन उपलब्ध अवसरों को खुद के अनुसार ढाल करके अच्छी तरह से सीख सकते हैं साथियों। यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। मित्रों 12वां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय कब बाधक बन सकता है? जब विद्यालय में बहुत सी गतिविधियां चले, जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो, जब विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का उन्मुक्त वातावरण मिले और जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो। तो मित्रों, विद्यालय बाधक कब बनेगा व्यक्तित्व के विकास में? देखिए, गतिविधियां होने से बाधा आएगी ही नहीं, अभिव्यक्ति का उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र वातावरण मिलेगा तो भी उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा नहीं आएगी। अब पहला और तीसरा तो यहाँ पर बाहर निकल गया, अब कौन सा है बाधा वाला, दूसरा या चौथा? तो मित्रों, जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो, मतलब छात्र भी कम हो अध्यापक भी कम हो, या जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो। तो साथियों, राइट आंसर कौन सा रहेगा 12वें क्वेश्चन? तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो। इसका मतलब यह हुआ कि विद्यालय का जो प्रशासन हो वो अधिकारियों के अंडर में रहता है, मतलब विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके अंडर में नहीं रहता है, तो उनके ऊपर से दबाव आता है और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ये चीज़ व्यक्तित्व विकास में बाधक बन सकती है विद्यालय से संबंधित। चौथा राइट नहीं है, क्योंकि अध्यापक और छात्र दोनों ही कम रहेंगे तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? दोनों ही कम है, छात्र भी कम है तो अध्यापक भी कम है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई बाधा वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि छात्र खुद भी सीखते हैं। तो साथियों, दूसरा विकल्प इसमें सही है 12वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है तो CTET का आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? परा अहम, अहम, सूक्ष्म अहम और इदम। तो मित्रों, 13वें क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छे से समझना है और फिर आंसर देना है। तो इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह, मित्रों इंद्रिय सुख कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन सोचता है? हमारा जो इदम है, हमारा जो इड प्रकार का व्यक्तित्व होता है, वो ही इंद्रिय सुखों के बारे में सोचता है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, सभी जो बुरी इच्छाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं, वो इसी में होती है। तो
तो चौथा विकल्प सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। मित्रों 14वां क्वेश्चन है, अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना और हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो मित्रों अहम, जिसको हम कहते हैं ईगो, ठीक है, ईगो का मतलब अहंकार से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर ईगो का मतलब आगे पीछे की सोच करके काम करने वाला, लाभ हानि को देखकर वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करने वाला। तो मित्रों ये अतृप्त इच्छाओं का भंडारण इदम में होता है, अहम में नहीं होता है। नैतिक आचार संहिता अहम के द्वारा नहीं बल्कि परम अहम के द्वारा निर्धारित होती है। इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, इदम व आदर्शवादिता के बीच। इदम जो इड है, जो सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच समन्वय की भूमिका कौन निभाता है? अहम निभाता है, ईगो निभाता है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। मित्रों 15वां क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है और शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। तो मित्रों बुद्धिलब्धि और शारीरिक संगठन, इसका तो कोई मैच हुआ ही नहीं। नैतिक चरित्र का पता बुद्धिलब्धि से नहीं लगता है, शारीरिक विकृति तो बाहर से ही दिख जाती है, लेकिन सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण कार्य को एक छात्र को, एक शिक्षार्थी की एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि का ज्ञान होना आवश्यक है कि बालक में कितनी IQ है, उसी हिसाब से उसका शिक्षण होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए। चौथा विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि मतलब G और विशिष्ट बुद्धि मतलब S की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, बर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, तो साथियों सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में बताने वाले द्विकारक सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो है साथियों स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, नहीं सिद्धांत लिखा था साथियों। द्विखंड द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका तीसरा सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। मित्रों 17वां क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले। तो अंतर्मुखी दूसरों को खुद के अनुकूल कभी भी नहीं बनाते हैं, समूह का नेतृत्व भी ये नहीं करते हैं, हंसी मजाक भी नहीं, ये तो बहिर्मुखी की विशेषता है। लेकिन अंतर्मुखी की है साथियों वो संदेही होता है, शंकालु होता है और एकांत प्रिय भी होता है। मतलब यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा मित्रों? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, लिखित में से कौन सी इनमें से लिखित जो ये नीचे लिखी हुई है इनमें से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की अक्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान और आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर। तो पर्याप्त स्तर आकांक्षाओं का ये भी बिल्कुल साथियों अच्छे समायोजन की विशेषताएं हैं। शक्ति और सीमाओं का ज्ञान भी अच्छा समायोजन है। महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति भी अच्छा समायोजन है। लेकिन मित्रों यहाँ पर देखिएगा जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं इससे जूझने की अक्षमता, क्षमता होना चाहिए अक्षमता नहीं, तो फिर इसलिए ये क्या समायोजन की विशेषता में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो मित्रों 19वां क्वेश्चन, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम रिक्त स्थान होते हैं, आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं या निम्न उपलब्धि वाले। तो देखा होगा आपने भी जो अधिगम बाधित या अधिगम असमर्थता जिन बच्चों में पाई जाती है, अशक्तता भी आप कह सकते हो, वो बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। मतलब उनकी उपलब्धि सामान्य बच्चों की तुलना में कम पाई जाती है साथियों।
तो इसलिए कौन सा विकल्प सही रहेगा 19वें में? चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं मित्रों। 20वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक मतलब निर्माणात्मक युक्ति है? उदात्तीकरण या शोधन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो मित्रों देखिए, रक्षात्मक युक्तियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उन्नत और विकसित, रचनात्मक या निर्माणात्मक उदात्तीकरण या शोधन को माना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका शोधन, उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण भी इसको कहते हैं मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो साथियों अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का मतलब क्या रहेगा? इनमें से 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर देना है मित्रों। अधिगमकर्ता मतलब होता है जो सीखने वाला हो। सीखने वाला मतलब बाल केंद्रित भी जिसको आप कह सकते हो। तो इसमें शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए निष्कर्ष नहीं निकालता है। परंपरागत विधियां भी ये नहीं होती है, बल्कि ये वो विधियां होती है जहां अधिगम में जो अधिगम करता है मतलब जो सीखने वाला है वो खुद की पहल और उसके खुद के प्रयास सम्मिलित इसमें होते हैं साथियों। खुद ही करके उस चीज़ को सीखता है। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 21 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? पहला देखिएगा, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक में दोस्त की भावना कम होती है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य आक्रमणकारी होते हैं और समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। तो मित्रों समाज विरोधी बालक की अगर हम बात करें तो ये तोड़फोड़ भी करेगा, आक्रमणकारी भी होता है, आत्मकेंद्रित भी होता है, लेकिन दोस्तों की भावना ये जरूरी नहीं, उनके भी बहुत सारे दोस्त होते हैं चाहे वो समाज विरोधी हो। तो साथियों दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि ये सत्य नहीं है समाज विरोधी बालकों के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके, सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करें, परीक्षा पास कर सके और खेलने में अधिकांश समय व्यतीत करें। तो जो मंदित मना मतलब मानसिक रूप से जो मंदित छात्र होते हैं वो परीक्षा पास करना ही ध्यान नहीं रखना है, खेलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम बिगड़े ये नहीं, बल्कि व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके क्योंकि वो मानसिक रूप से मंदित है। तो ऐसा यूँ लगभग हम उनके बारे में यूँ बता सकते हैं कि भाई ये जो बालक है ये मानसिक रूप से मंदित है, तो भविष्य में इसके लिए थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे जब बच्चों को शिक्षा दे रहे हो व्यवसाय संबंधी कौशल विकसित कर दोगे तो फिर उनके आने वाले जीवन में वो नॉर्मल एक जीवन जी सकता है उन कौशलों को व्यवसाय के रूप में अपनाकर। विकल्प नंबर 1 सही है 23 में। अब 24वां क्वेश्चन, मनस्ताप एवं मनोविद्लता प्रकार है। साथियों 24 ही क्वेश्चन इस वीडियो में बना पाया हूँ। 24 क्वेश्चन में से कितने सही हुए वो बताकर जाना। सामाजिक विकार के, मानसिक विकार के, शारीरिक विकार के या भाषाई विकार के। तो मनस्ताप और मनोविद्लता का नाम सुना ही होगा साथियों आपने। ये किस प्रकार के विकार है? राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न नंबर 24 में। मित्रों इसका जो राइट आंसर है, देखिए मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके ही जाना। 24 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें ज़रूर बता कर जाए। साथियों जो मनस्ताप और मनोविद्लता प्रकार है ये मानसिक विकार के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये दोनों मानसिक विकार के। दूसरा विकल्प सही रहेगा 24 में। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। जैसा कि कल से ही रेगुलर क्लासें डाल रहा हूँ, अभी एक एक क्लासें हैं, 2-4 दिन बाद आपके 3-3 क्लासें आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।